ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने बात करी थी कुछ मैथमेटिकल टूल्स की। हमने बहुत सारा टाइम वेक्टर्स को दिया कुछ, उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करी। उससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ कुछ बातें हम कर रहे थे। तो उसके साथ आपका वो बेसिक मैथमेटिक्स वाला चैप्टर खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ। वो ऐसा टॉपिक था जो हर जगह अपने को काम में लेना है, इसलिए अपने अपन ने उसको इतना टाइम दिया। आगे भी वो जहां जहां यूज होगा हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और यूज करेंगे। जितनी बार यूज होगा शुरू शुरू में हर बार उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो उसकी बहुत चिंता नहीं करनी है, वो साथ में चलता रहेगा थ्रू आउट। आपके 2 साल तक वो कहीं ना कहीं काम आता रहेगा, वो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। ओके, सो आज अपन जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो अपन अभी शुरू करेंगे। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसका कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो मेजरमेंट से बात करेगा, कुछ यूनिट से बात करेगा। अब यूनिट्स भी ऐसी ऐसी आएंगी, इन फिजिकल क्वांटिटीज के आएंगी जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं। जैसे आपको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या कैपेसिटेंस, बहुत सारे टर्म्स ऐसी जिनके नाम भी नहीं सुने आपने। इनके आप यूनिट्स कैसे लिख पाएंगे या डायमेंशंस कैसे लिख पाएंगे? तो इस पे भी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम 2 साल में जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब में क्वांटिटीज के नाम पढ़ेंगे। जैसे हम आप 12th शुरू करोगे तो 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, कैपेसिटेंस पढ़ोगे। तो उस टाइम पे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, वैसे वैसे इनकी यूनिट्स की भी बात करेंगे, इनके डायमेंशंस की भी बात करेंगे, कैसे वो यूनिट बन रही है उस बारे में बात करेंगे। तो अभी हम जो बातें करने वाले हैं यूनिट्स में, वो मेनली फोकस रहेंगी मैकेनिक्स पे। क्योंकि मैकेनिक्स आपने अच्छे से पढ़ी, आपको पता है फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। इन सब चीजों से आप अच्छे से परिचित हैं। तो अपन वो सारी बातें इसमें करने वाले हैं। ये जो अपना पूरा चैप्टर है एक बेसिक चैप्टर है, पर कई बार ना इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? पूछ लेंगे आपसे, बताइए डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए। या आपसे पूछ लेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ये वैल्यूज आई, बताइए इसमें एरर कितनी थी। या सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखे जाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें हैं जिन पे कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक 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 पूछ ले जाते हैं, और बहुत इजी हैं ये। इतने इजी हैं कि मतलब ऐसे एग्जामिनर आपको गिफ्ट देके जाता है कि अच्छा ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, सॉल्व कर लो। इतने इजी ये टॉपिक्स रहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस तब से हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D। हालांकि आप मान सकते हैं कि यहाँ से आप फिजिक्स को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम फिजिक्स पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, हमने पूरी मैथ्स वाली चीजें पढ़ी थी। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, फिजिक्स का कुछ कुछ बेसिक पोर्शन जो है वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं या पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स होता क्या है तो हमने पहले भी बात करी थी, मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि फिजिक्स कैसे डेवलप हुई होगी, कैसे डिराइव हुई होगी। तो हमने बोला था कि नेचर में जितने भी हम चीजें देखते हैं उनको समझते हैं और उसको हम एक लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो लॉजिक है, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या वो जो लॉज हैं, वो फिजिक्स कहलाता है। अब क्योंकि फिजिक्स को अपने नेचर के लॉज से डेवलप किया है, तो इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी आई जिनको मेजर किया गया, जिनका मेजरमेंट जरूरी था। जैसे आप बोलेंगे कि मास, अब आप मास को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे, ये सारी बातें इसमें आएंगी। तो मेजरमेंट क्या है, उसके लिए जो केल्विन थे, केल्विन ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, जैसे मैं मास की अगर बात करता हूँ, तो व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड कैन एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट। आप तब जानते हैं इसके बारे में कुछ। बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज ऑफ अ मेयरेज एंड अनसेटिस्फैक्टरी काइंड। मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज के बारे में अगर जानते हैं तो आप एटलीस्ट उसको नंबर्स में डिफाइन करने लायक होने चाहिए, तो आप बोलेंगे कि हाँ आप उस चीज को जानते हैं। अदरवाइज आपका नॉलेज जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। इतनी बड़ी बात उन्होंने मेजरमेंट के लिए बोली। अब मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट बेसिकली है कंपैरिजन। किसका? कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट।
एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? अब स्टैंडर्ड यूनिट का एक अगर छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आपने स्केल आप अपने पास रखते हैं, ठीक है? उस स्केल पे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स के मार्क बने हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ इंचेस के मार्क्स बने हुए हैं। आप कोई दो स्केल को कंपेयर कीजिए, क्या उन दोनों पे वो सेंटीमीटर की मार्किंग सेम है? बिल्कुल। क्या उतनी ही लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, फिर अनदर सेंटीमीटर, अनदर सेंटीमीटर? क्या सेम मिलेगी आपको? ऐसे इंचेस सेम मिलेंगे। ऐसे ही आप ये चीज कर सकते हैं कि आप जब राशन की दुकान पे गए या सब्जी या फल वालों के पास गए, आपने वेट देखे, 1 kg, 2 kg, 500 ग्राम्स, ऐसे आपने वेट देखे, क्या वो वेट आपको हर जगह सेम मिले? यस। ये जो बनाया ये था स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, इस पे अपन आगे चलेंगे। बट ये है स्टैंडर्ड जिनसे आप कंपेयर करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे मुझे सब्जी लेने जाना है, मैं बोलूंगा कि मुझे 1 किलो कोई सब्जी चाहिए, तो क्या करेंगे? एक तरफ वो आपने वो वेट रखा, दूसरी तरफ सब्जी रखी, और देखा कि दोनों बैलेंस हो गए क्या नहीं। जब बैलेंस हो गए तो हाँ ठीक है, ये 1 किलो हो गया। तो आपने कंपेयर किया। या अगर मैं बोलूंगा मुझे 2 kgs चाहिए, तो 2 kgs, केजी क्या है? वो केजी उस वेट के बराबर है जो वहां पे रखा हुआ है। दैट 1 kg इज वेट, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। उससे कंपेयर करके कि हाँ ऐसे ऐसे दो वेट आप रख दो, इतना मुझे चाहिए, ये 2 kg हो जाएगा। तो दिस इज कंपेरिजन। तो कंपेरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसका आपने बोला कि कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो वो सारी क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकें उन्हें बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। Quantities that can be measured and in terms of which laws of physics are described are called physical quantities. सारे एग्जांपल जो आपने क्वांटिटीज के पढ़े हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएंगे। लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनीथिंग जो आपने अभी तक पढ़ा है फिजिक्स में, वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट हो जाएंगी। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है? आज का अपना जो लेक्चर है ना वो बेसिकली मोर ऑफ थ्योरेटिकल चलेगा, तो इसलिए मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है और ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। तो आपको साथ में अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स साथ साथ नोट करते जाओ कि अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज वो जो मेजर की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स क्या क्या है? तो ऐसे दो टाइप्स बना दिया कि एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऐसे। तो इन पे आप चलते जाओ, सिर्फ ऐसे पॉइंट्स लिखते जाओ ताकि आपका हाथ चलता रहेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। अपन ऐसे वेब सीरीज जैसे देखना नहीं है इसे, साथ में थोड़ा सा हाथ चलाते रहिए पेन पेपर पे। ओके, तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? तो इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सी? एक थी फंडामेंटल, दूसरी थी डिराइव। नाम से समझ में आता है फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें किसी और क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। पर इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे डिफाइन की गई। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These 7 quantities are fundamental quantities. और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव करना, किसी से कहीं तक पहुंचना। तो इन क्वांटिटीज को यूज करके जिन नई क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सके वो सारी क्वांटिटीज कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो आप वेलोसिटी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ लेंथ। तो लेंथ बाय टाइम, और देखिए लेंथ और टाइम, टाइम एंड लेंथ, ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इनको यूज करके आपने एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना दी विच इज वेलोसिटी। तो इन 7 क्वांटिटीज को यूज करके जो भी क्वांटिटी आप बनाएंगे वो एक डिराइव क्वांटिटी कहलाएगी। ये यहाँ पे लिखा गया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कोई भी एरिया, तो मीटर स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर करेंगे आप, तो लेंथ स्क्वायर कर दिया। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब कर दिया। वेलोसिटी लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दिया। एक्सेलरेशन लेंथ पर टाइम स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का आपने लिखा लेंथ पर टाइम स्क्वायर, तो उससे हो जाएगा। तो बेसिकली सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिला के आप जो भी क्वांटिटीज बना सकते हैं वो क्वांटिटीज कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आसान सी बात है। अब बात करते हैं कि यूनिट क्या चीज है। जो आप कहते हैं ना कि फोर्स की यूनिट इज न्यूटन या लेंथ की यूनिट इज मीटर, वो क्या है? तो यूनिट एन आर्बिट्ररी चोजन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है, आर्बिट्ररी चोजन है।
आर्बिट्रेरी चोजन मतलब जो लोग साथ में बैठे होंगे, स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस हुई होगी, जब साथ में बैठे तो उन्होंने डिफाइन किया कि अच्छा चलिए ये एक मास है, स्टैंडर्ड मास ऑफ कोर्स, एक मास लिया, उसे बोला कि हम आज से इसको बोलते हैं कि ये मास 1 kg के बराबर है, ठीक है। और वो मास उन्होंने बढ़िया से एकदम सही सलामत तरीके से, आगे मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, सही सलामत तरीके से उन्होंने एक जगह रख दिया। उसकी रेप्लिकास बनाई, वो रेप्लिकास बना बना के हर एक कंट्री को भेज दी। उस कंट्री ने क्या किया, उस रेप्लिका से फिर से रेप्लिकास बनाई और उसे पूरे मार्केट में भेज दिया। तो वो जो आप 1 kg देख रहे हैं जो मार्केट में यूज हो रहा है, वो उस रेप्लिका से बना हुआ है, उतने ही मास का है। तो आर्बिट्रेरी चोजन था, जो लोग साथ में बैठे हुए थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतना जो मास है इसको मैं 1 kg बोलूंगा, या ये जो लेंथ है इसको मैं 1 मीटर बोलेंगे, और फिर उस रेप्लिका को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया ताकि सब जगह एक यूनिफॉर्म ये सारा कुछ चलता रहे, यूनिट्स चलती रहे। तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी चोजन स्टैंडर्ड of measurement of a quantity which is accepted internationally is called unit of a quantity. तो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये स्टैंडर्ड्स हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट होंगी उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की होंगी उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोल देंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें। फंडामेंटल मतलब लेंथ की जो यूनिट होगी उसको आप मीटर बोल दीजिए, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। जो एरिया की यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर हो गई, तो ये डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। सेम फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स, बड़ी आसान सी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम की, कि कैसे कैसे मेजरमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। तो देखिए मेजरमेंट सिस्टम ये हिस्ट्री के साथ साथ इवॉल्व होते आए हैं। कैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सोचो जब बहुत पुराने लोग रहे होंगे, ठीक है, पेलियोलिथिक एज के मान लीजिए, जहां पे पत्थर से सारा काम करते थे, तो वो कैसे मेजर करते होंगे। वो सोचो एक उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा उठाया इतना, अच्छा उसी से उन्होंने चीजें मेजर कर ली, कुछ करना है तो, या उन्होंने ऐसे हाइट देख ली कि अच्छा मैं इतना लंबा हूं तो इतना लंबा मुझे एक लकड़ी भी चाहिए कि जिससे मैं यूज कर सकूं, अपने शिकार करने के लिए यूज कर सकूं। तो ऐसे धीरे धीरे वो इवॉल्व होते गए, हम धीरे धीरे प्रिसाइज होते गए। आज हम बात करते हैं 1 मिलीमीटर तक की स्केल पे। आप अगर लेजर सिस्टम पे चले जाओ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओ, तो हम एंगस्ट्रॉम की, नैनोमीटर्स की बात करते हैं, हम एटम की साइज की बात करते हैं। तो धीरे धीरे हम प्रिसाइज होते गए, तो ये पूरा जो सिस्टम था मेजरमेंट सिस्टम, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। अब उस इवोल्यूशन में कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो बहुत वाइडली एक्सेप्ट किए गए, बहुत टाइम तक वो चलते रहे, तो वो सिस्टम्स हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। कौन कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं। पहली बात तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units, जिसमें सारे सेट ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, लेंथ का भी, मास का भी, एरिया का भी, सारे उसमें आ जाएं, ऐसा सिस्टम को बोलेंगे हम एक मेजरमेंट सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम्स यूज किए गए, मैकेनिक्स की हम बात करते हैं फिलहाल, क्योंकि मैंने आपको बताया हम अभी मैकेनिक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी सब आपको नहीं पता अभी तक। तो मैकेनिक्स पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से मोस्टली यूज होते हैं। तो पहला होता है एफपीएस सिस्टम, नाम ध्यान रखना है, फुट पाउंड सेकंड। क्या है, फुट पाउंड एंड सेकंड। फुट, आप अभी भी हाइट अपनी मेजर करते हैं, आप कितने फीट के हैं, कितने फुट के हैं, है ना, तो हाइट, दिस इज फॉर लेंथ। पाउंड, अभी भी ब्रिटिश में या ब्रिटेन में, आप लंदन में जाएंगे तो पाउंड में बात करते हैं। अगर WWE देखते हैं तो उसमें वो रेसलर का जो वेट बताते हैं वो पाउंड्स में बताते हैं, तो दिस इज मास। एंड सेकंड, दिस इज टाइम। सो एफपीएस सिस्टम ये मेनली ब्रिटेन में यूज होता था, ब्रिटिश सिस्टम पे कहते हैं इसको। और ये किस किस लिए हो गए, लेंथ के लिए, मास के लिए एंड टाइम के लिए, लेंथ, मास एंड टाइम। तो जिसमें ये सिस्टम्स, ये यूनिट्स यूज करेंगे, उस सिस्टम को एफपीएस सिस्टम बोल देंगे। सेकंड सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो लेंथ सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहे हैं, मास ग्राम में, और ये सेकंड में, ऐसे यूनिट को बोल देंगे सीजीएस सिस्टम। जैसे गॉसियन सिस्टम पे कहते हैं, हालांकि बहुत यूज नहीं होता ये वर्ड, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखना है एफपीएस, सीजीएस, और फिर तीसरा आ रहा है एमकेएस। एमकेएस क्या है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मोस्टली आप ये एमकेएस यूज करते हैं, है ना, हम लेंथ को मीटर में लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। हालांकि ये भी अब कंप्लीटली यूज नहीं होता, क्योंकि एमकेएस में हर चीज मीटर, किलोग्राम और सेकंड से बनेगी। तो आप जब फोर्स को लिखोगे ना, तो आप फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स
इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को आप लिखोगे लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, वेलोसिटी बाय टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर। इसकी यूनिट लिखोगे तो लिखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप अगर एफपीएस सिस्टम में फोर्स लिखोगे तो आप यूनिट लिखोगे ये, जबकि आप यूनिट लिखते क्या हो, न्यूटन। दोनों एक ही बात है, बस नाम का फर्क है। ये नाम कहाँ से आया? सो दिस नेम कम्स फ्रॉम एसआई सिस्टम। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एसआई सिस्टम क्या है। तो अब हम जो यूज करते हैं वो करते हैं एसआई सिस्टम। तो ये जो एमकेएस सिस्टम था ये क्या कहता था, मीटर किलोग्राम इन सेकंड, इस बारे में बात करता था। तो मीटर हो गई लेंथ की यूनिट, किलोग्राम हो गई मास की यूनिट, सेकंड हो गई टाइम की यूनिट। मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई है। मैं बात यहाँ पे 3 की कर रहा हूँ क्योंकि अपन सिर्फ मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, और मैकेनिक्स में ये 3 ही काम आती है, लेंथ मास और टाइम। पूरी मैकेनिक्स इसी में आ जाएगी आपकी, ठीक है। आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? तो एट प्रेजेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो है एसआई सिस्टम, एंड दिस एसआई सिस्टम इज इंटरनली एक्सेप्टेड सिस्टम। इसका जो फ्रेंच नेम है वो यही है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसलिए इसको बोलते हैं एसआई, या आप इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, ऐसा भी इसको आप बोला जा सकता है। बेसिकली बात ये हो गई कि जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है, और इसी में सभी जगह काम किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। भाई हम, आप अमेरिका चले गए, मान लीजिए अमेरिका में जाके आप अपनी एक टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप अपनी लेंथ बताएंगे, उसको शोल्डर लेंथ बताएंगे या वेस्ट वेस्ट की लेंथ बताएंगे, तो आप सेंटीमीटर्स में बताएंगे या इंचेस में बताएंगे। अब सोचो वो कुछ और यूज कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करना है? तो जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं ना, वैसे वैसे इन सब चीजों में यूनिफॉर्मिटी आनी भी जरूरी हो गई थी। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिससे सभी जगह एक जैसे काम चलते रहे। ओके, तो इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। कैसे ये डिराइव हुआ? 1960 इट हैज बीन नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा ही with the standard scheme of symbols, units and abbreviations were developed and recommended by the General Conference on Weights and Measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work. तो याद नहीं रखना है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कैसा सिस्टम है, इंटरनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। कब लिया गया? 1971 में। और किसने लिया? तो एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट और ये लोग पहुंचे थे, मैथमेटिशियंस पहुंचे थे। उन्होंने मिलके एक यूनिनिमसली वोटिंग की और फिर डिसाइड हुआ कि हाँ भाई ऐसा ही सिस्टम हम एक्सेप्ट करेंगे और इसमें ये चीजें बोली जाएंगी। तो ऐसा ही सिस्टम में क्या इसके फायदे हैं? पहली बात तो मेक्स यूज ऑफ ओनली वन यूनिट। हर एक क्वांटिटी के लिए केवल एक यूनिट की बात यहाँ पे करेगा। अगर आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स की यूनिट सिर्फ न्यूटन बोलेगा और कुछ नहीं, हर क्वांटिटी की एक यूनिट। ऐसा ही सिस्टम है, तो इसका मतलब रैशनल सिस्टम है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। All the derived units can be easily obtained from basic and supplementary units. It means coherent system है। जितो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बोली थी उनसे सारे derived units बनाई जा सकती हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। It is a metric system which means that multiples and submultiples can be expressed as a power of 10. जो आप बात करते हैं मीटर्स को सेंटीमीटर्स में लिखना, तो सेंटी मतलब क्या होता है? सेंटी मतलब 10⁻⁻² या 1/100। या आप mm लिखते हैं, दिस mm इज मिलीमीटर। व्हाट इज मिली? मिली इज 10⁻³ या 1/1000। तो ये जो 10⁻⁴ में चलता है ये भी इसमें आराम से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इसलिए इसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। याद नहीं रखना, फिर बता रहा हूँ, हमें इनके यूज से मतलब है, इस पूरी थ्योरी को याद रखने से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप अपने बोर्ड्स के लिए पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ पूछा है तो आप याद रख सकते हैं। जेई और नीट के लिए ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अपन बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। ये फंडामेंटल यूनिट्स जरूर आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है। इसका क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है और इसके सिंबल्स क्या है, ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, जेई नीट के लिए काम नहीं आती, बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, आप देख लीजिएगा वहां पे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी लेंथ। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। देखो लेंथ आप सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हो, इंच में भी कर सकते हो, mm में भी कर सकते हो, पर एसआई यूनिट जो है वो है मीटर्स। तो जब भी एसआई सिस्टम की बात होगी, और मोस्टली हम एसआई सिस्टम की ही बात करते हैं, तो हम लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा मीटर में, ठीक है, मीटर्स। इसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है कि मीटर, 1 मीटर किसे बोला गया? 1 मीटर बोला गया is the length of the path traveled by light in vacuum
in 1/this of a second। ये एक मीटर की डेफिनेशन दी गई कि लाइट एक सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, सॉरी एक सेकंड में, लाइट इतने टाइम में 1/अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उसे बोला गया 1 मीटर। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया। सेकंड, देखिए स्टैंडर्ड भी ना टाइम के साथ चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होते हैं। पहले क्या था, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता था, एक आपने स्केल ले ली थी, एक मेटालिक स्केल थी, वो 1 मीटर मान लिया और उस मेटालिक स्केल को सब जगह पहुंचा दिया कि भैया ये है, इसकी रेप्लिका बना के आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 1 मीटर कहलाएगी। लेकिन होता क्या है कि मेटल, अगर वो मेटल के बनी हुई थी तो वो समय के साथ जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसमें डिफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। डिफेक्ट्स मतलब टेम्परेचर के साथ उसकी लेंथ चेंज हो जाती है या उस पर इरोजन का दिक्कत होने लग जाती है, तो वो धीरे धीरे डिफेक्टिव होने लग जाता है। और सोचो कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था अगर वही डिफेक्टिव होने लग जाए तो फिर हर जगह दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि ये 1 मीटर है लेकिन एक्चुअली 1 मीटर ये था, जो अब डिफेक्टिव होकर इतना सा हो गया, तो हर जगह वो दिक्कत शुरू हो जाएगी। आप सोचो कि 1 kg जो आपको पहले मिलता था इतना सारा, डिफेक्ट की वजह से मिल रहा है इतना सा, दिक्कतें शुरू हो गई। तो यूनिट्स या स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो टाइम के साथ बहुत वेरिएशन ना आए, जो टाइम के साथ हमेशा सेम रहे। इसीलिए उसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी गई कि समय के साथ ये ठीक रहेगा, इसमें बहुत चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही मास की जो यूनिट है वो केजी है, किलोग्राम है और उसको लिखते केजी से है। तो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर। एक प्रोटोटाइप सिलेंडर है जो मैंने आपको बोला ना कि एक मास वहां पे रखा हुआ है, बना हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय से, whose height is equal to its diameter, preserved at International Bureau of Weights and Measurement Service near Paris, France। देखो मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, कहीं पे डायग्राम भी होगा इसका, मास का डायग्राम। चले आई गेस, हाँ ये रहा है, देखिए ऐसा एक वहां पे रखा हुआ है। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ना, दिस इज 1 kg, और इसे बिल्कुल बकायदा बहुत सारे प्रोटेक्शन में रखा हुआ है ताकि इस पे बाहर एनवायरमेंट का कोई फर्क ना पड़ पाए। ये हमेशा इसी साइज का, इसी शेप का, इसी डेंसिटी का रहे, ताकि हम 1 kg को फिर से डिफाइन कर पाए कि हाँ ये 1 kg है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाए। तो ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो आई गेस अब यूनिट्स का मतलब आप समझ गए हैं, इसको अपन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए यूनिट हो जाएगी सेकंड, लिखा जाएगा एस से। इसको कैसे डिफाइन किया गया, ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक नोट्स भेज दूंगा। करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर्स, रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, ये बात ध्यान रखिएगा, डिग्री नहीं है। यहाँ पे यूनिट क्या है, केल्विन, ऐसा यूनिट इज केल्विन, रिप्रेजेंट करते हैं के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट होती है मोल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अभी, यूनिट होती है मोल, रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। एंड दिस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडेला। एंड दिस सीडी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी पूरी फिजिक्स में कहीं काम नहीं आने वाली, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। होता क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। जो लाइट की ब्राइटनेस होती है, जो आपने घर में बल्ब लगा रखा है उसकी जितने ब्राइटनेस आ रही है उससे डिफाइन होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो डोंट वरी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमें, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि ये क्या है, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की। वो तो हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब इनसे बनने वाली कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहला आता है प्लेन एंगल। जो आप थीटा पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं एंगल, आर्क बाय रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे आप डिफाइन करते हैं इस तरीके से, अगर ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, तो ये जो आर्क लेंथ बनती है, आर्क बाय रेडियस विल गिव यू दिस एंगल थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आर्क बाय रेडियस, यूनिट इसकी रेडियन है, अगेन डिग्री नहीं है, ऐसा यूनिट इज रेडियन। एक आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, आप सब लोगों ने आइसक्रीम के कप देखे हैं, आइसक्रीम के कोन देखे हैं, है ना। आइसक्रीम के कोन कैसे होते हैं, आप अगर आइसक्रीम का कोन पकड़िए, ऊपर से उसके अंदर देखिए,
ठीक है, ऊपर से आप अंदर देख रहे हैं तो ऊपर आपको पूरा खुला हुआ पोर्शन दिख रहा है, और अंदर वो खुला हुआ पोर्शन जाके बिल्कुल इस तरीके से नीचे जाके मर्ज हो जा रहा है ना, इस तरीके का वो शेप बन रही है। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो इसका जो कोन है ये कितना नीचे से आके कितना फैल रहा है, ये जो कोन दिख रहा है इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। दिस इज अ 3D एंगल। ठीक है, अब सोचो अगर मैं ये अगर कोन है, इस कोन को मैं इतना पास में कर लेता या इतना फैला लेता, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जितना फैला रहा हूं उतना एंगल बड़ा कर रहा हूं, जितना इसको कम कर रहा हूं उतना एंगल कम हो रहा है। तो सॉलिड एंगल इज दिस 3D एंगल जो आप ऊपर कोन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन होती है वो है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, याद रखना है ये चीज। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, ठीक है, लिखा जाता है एसआर से। आपको आगे मिल जाएगी, डोंट वरी, इसमें सब लिखा हुआ है। सो स्टे रेडियन लिखा जाता है एसआर से। बाकी आप सब जानते ही हैं, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपको पता है। इनके फॉर्मूलाज भी साथ में लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको मैच कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हम आगे पढ़ेंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट थीटा, कितना एंगल घूमा है, तो थीटा बाय टाइम, तो रेडियन पर सेकंड ये हो गया। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम, तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर हो गया, ये हो गया। डेंसिटी पता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आगे रोटेशन में पढ़ने वाले हैं, तो चिंता मत करो, ये सब आगे आते जाएगा। फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, इम्पल्स हम पढ़ेंगे फोर्स इनटू टाइम से। सरफेस टेंशन हम पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ पे। टॉर्क हम पढ़ेंगे, चार्ज करंट डेंसिटी, ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। सो इनके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक नजर मार लेना इन सब पे, इन सबको आप देख लेना क्या क्या है ये। कोशिश करना गूगल करने की इच्छा हो तो गूगल करना, थोड़ी डेफिनेशन देख लेना इनके बारे में जो जो आपको नहीं पता है, और नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि अपन तो आगे ही पढ़ने ही वाले हैं। ओके, जो खास बात यहाँ पे आती है वो आती है कन्वर्जन की, डिग्री और रेडियन कन्वर्जन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो डिग्री और रेडियन कन्वर्जन, हालांकि अपने शायद बेसिक मैथ्स में अपन ने पढ़ा था ये, बट फिर भी एक बार देख लीजिए क्या कन्वर्जन है। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप सारे काम यहाँ पे कर पाएंगे। पाई डिग्रीज इक्वल टू 180 रेडियंस, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 ले सकते हैं, इससे मिलेगा आपको 57.27 डिग्रीज। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 डिग्रीज। अच्छा, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं और मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये मिनट और सेकंड टाइम वाले नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। डिग्री में भी मिनट और सेकंड आते हैं। तो यहाँ देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। रिलेशन वही है, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 60 मिनट्स, वही रिलेशन है। बट यहाँ पे ये डिग्री और ये मिनट वाला है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, दिस 60 मिनट्स एंड दिस इज 60 सेकेंड्स, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इनके रिलेशन ये रहे, रिलेशन निकाले जा सकते हैं। अगर आपको 1 डिग्री पता है पाई बाई 180, तो आप 1 मिनट भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट इज, 1 मिनट में था, या सॉरी 1 डिग्री में था 60 मिनट्स, तो 1 मिनट हो जाएगा 1/60 डिग्रीज। और 1/60 डिग्रीज का मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन में आ जाएगा। सिमिलरली 1 सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी कुछ कन्वर्जन है, याद नहीं रखने में, फिर बता रहा हूँ आपको। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज। दूसरी बात, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, फिर ये डेफिनेशन आती है रेडियन और स्टे रेडियन की। मैंने बोला था रेडियन प्लेन एंगल था, स्टे रेडियन 3D वाला सॉलिड एंगल था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ दे रखी है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेजरमेंट पे। बेसिक क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके मेजरमेंट की अपन बात यहाँ पे करने वाले हैं। अपन बहुत कम की बातें करेंगे, जैसे लेंथ की, मास की और टाइम की, सारी अपन नहीं करेंगे यहाँ पे। अपन मैकेनिक्स से रिलेट करके इसको चल रहे हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज, लेंथ का मेजरमेंट अगर करना है तो लेंथ के मेजरमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ हमें मेजर करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं
अर्थ से सन की डिस्टेंस देखूं तो एक लेंथ है, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ है। या मैं गैलेक्सी का एक्सपांशन देखूं तो वो एक, अगर डायमीटर में देखूं, या अर्थ से गैलेक्सी का लास्ट जो नोन मुझे प्लेनेट पता है उसकी डिस्टेंस देखूं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं। लेकिन अगर वही मैं एक एटम के अंदर चला जाऊं तो एटम के अंदर बहुत छोटी सी डिस्टेंसेस हैं, तो मेरे पास वास्ट वैरायटी ऑफ ऐसे लेंथ मेजर करने का स्कोप है। तो अब हम उन सबको किसी एक यूनिट पे सिस्टम पे लेके आना है, और ऐसा ही सिस्टम पे हमें लेके आना है उन सबको। तो हम क्या करते हैं, 10 की पावर हम यहाँ पे यूज करते हैं। वे 10 की पावर क्या है, ये 10 की पावर से देखिए ध्यान से। 10 पावर 1 को बोला जाता है डेका, बहुत यूज नहीं होता लेकिन ध्यान रखना है। 10 पावर 2 इज हेक्टो। 10 पावर 3 किलो, ये तो अपन कई बार यूज कर चुके हैं। मीटर्स से किलोमीटर्स, आप बोलते हैं ना 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1000 कहाँ से आया, ये किलो वाला 1000 आया। किलो इज 10 पावर 3, किलो इज 1000। तो जब भी आप किसी के आगे किलो लगा दो मतलब 1000 टाइम्स हो गया वो, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही आता है मेगा। आप बात करते हो ना कि कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, एमबीपीएस, या बोलते हो कितने एमबीपीएस की स्पीड है। सो दिस इज मेगाबाइट्स पर सेकंड। मेगाबाइट्स पर सेकंड, ये स्पीड होती है एमबीपीएस, मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो दिस मेगा इज नथिंग बट 10 पावर 6, ये ध्यान रखना है। गीगा, कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है, जीबी, जी इज गीगाबाइट। तो ये देखो आ रहा है कितने जीबी का मेमोरी कार्ड, तो कितने गीगाबाइट्स। बाइट्स इज अनदर क्वांटिटी जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होती है, हम फिजिकल सिस्टम में इसको यूज नहीं करते, तो यहाँ बाइट्स की बात नहीं होगी। बट गीगा आप उससे रिलेट कर सकते हैं, जीबी। ऐसे ही 1 TB के हार्ड ड्राइव, 2 TB के हार्ड ड्राइव, टेरा, 10 पावर 12, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सिमिलरली आप आगे चलते रहेंगे, 10 पावर 15 को पेटा बोलेंगे, 18 को एक्सा बोलेंगे, 21 को जेटा, और 24 को योटा। तो ये सारे हमें एक नजर में रखने हैं, इनको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मैं छोटे की तरफ चलता रहूं, अगर मैं मीटर से छोटे की तरफ जाना चाह रहा हूँ, छोटे डायमेंशंस की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो मैं 10 पावर -1 को बोलूंगा डेसी। ऐसे ही 10 पावर -2 सेंटीमीटर्स जो आप बोलते हैं, मिलीमीटर्स 10 पावर -3, 10 पावर-6 माइक्रो, 10 पावर-9 नैनो, जो नैनोटेक आयरन मैन ने यूज करी, नैनो पार्टिकल्स वाले यूज करी, वो नैनो यही है, 10 पावर-9। 10 पावर-12 पीको। ऐसे इसमें भी याद रखिए, 15 को फेमटो, -18 को एक्टो, 21 को जेप्टो, और -24 को योक्टो। अब ये लास्ट टास्क वाले बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप 15 तक इसे याद कर लीजिए, यहाँ भी 15 तक याद कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए, इतनी बड़ी या इतनी छोटी डायमेंशंस को अपने स्कोप में लाने के लिए हमने 10 पावर का यूज करना शुरू किया। ओके, अब मेजरमेंट के कुछ तरीके होते हैं। स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं, एक स्क्रू गॉज का और दूसरा वर्नियर कैलिपर्स का। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस मतलब कुछ एमएम्स में, या कुछ एमएम से छोटा, 0.1 mm, 0.01 mm, ऐसा मेजर करने के लिए काम आते हैं। तो ये चीजें जो है ना, मेरे हिसाब से अपन जब कभी प्रैक्टिकल्स एक्चुअली करेंगे स्कूल में, तब इन पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को आप यहाँ डायग्राम में देख के बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट जब आपके हाथ में होंगे, आप उनको जब स्कूल में प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। या अपन इसका एक काम करेंगे कि कभी एक वीडियो एनिमेशन में इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, तब अपन इस पर बात करेंगे। तो फिलहाल अपन अभी इसको स्किप कर रहे हैं, इस पे फिर से आएंगे, पर बाद में जब इसको अपन एक बार एक्चुअली प्रैक्टिकली अपन फिजिकली इसको फील कर चुके होंगे उसके बाद। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, इसके कुछ स्टेप्स हैं कैसे मेजर किए जाते हैं, वही सारी इस पे बातें हैं। दूसरी बात आती है कि लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे कैसे मेजर करें। तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने का जो तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका है, ट्रायंगुलेशन मेथड इसमें अपन यूज कर सकते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड है, पैरेलैक्स मेथड है, और तीसरा रडार मेथड है। ऐसे तीन मेथड हैं जो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। अब वो लार्ज डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, एक मीनार है, मीनार की मुझे, या एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट मुझे मेजर करनी है, या मुझे अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, या मुझे अर्थ से बहुत दूर वाले प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करनी है, वो सारे इस लार्ज डिस्टेंस वाले मेथड्स में आ जाएंगे। तो कौन सा पहला मेथड है, ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड
किसके लिए यूज होता है? एक एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि मैं मून की बात कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग है सामने, या एक कोई बड़ा सा पेड़ वेड़ है, कोई एक पोल है, ऐसे कोई कोई है, टावर है, ऐसी चीजों की हाइट मेजर करने के लिए मैं ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज कर सकता हूँ। फिर ट्रायंगुलेशन मेथड क्या कहता है? तो बड़ा आसान सा मेथड है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपने हाथ में ले रखा है एक एंगल मेजर करने वाला डिवाइस, ठीक है, ऐसा एक एंगल मेजर करने वाला डिवाइस है जिसको आपने बेस ऐसा फिक्स कर दिया, ऊपर ही एंगल मेजर करने वाला डिवाइस है, इसको आप धीरे 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 उठा रहे हैं इस तरीके से, तो देखिए एंगल चेंज हो रहा है ना। मैं जैसे इसको चेंज कर रहा हूँ एंगल चेंज होगा यहाँ पे। अब आप इसके साथ इसको देख रहे हैं सामने वाले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के टॉप तक पहुंचते पहुंचते आप रुक गए, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गए, ये जो लाइन बन रही है ये ऑब्जेक्ट के टॉप तक बन रही है, तो आपने एंगल मेजर कर लिया, ये वाला ये एंगल मेजर कर लिया। एक बार ये एंगल मिल गया फिर तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, पाइथागोरियन थ्योरम लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे, अगर ये पेड़ है, इस पेड़ की मुझे हाइट मेजर करनी है, तो मैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हो गया। अब ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, ये तो डिस्टेंस में मेजर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे इसकी हाइट मेजर करनी है, तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे वो डिवाइस लेके खड़ा हुआ, एक सिरा यहाँ फिक्स किया, दूसरा सिरा लाइन ऑफ साइट में मैंने यहाँ देखा, उसको देखा इस तरीके से, वहां पे फिक्स होता हुआ दिख गया, यहाँ पे फिक्स कर लिया, ये एंगल मुझे मिल गया उस डिवाइस से थीटा। एक बार थीटा मिल गया, टेन थीटा लगाया, एच बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से मुझे हाइट मिल गई एक्स टेन थीटा। तो ये तो बड़ा आसान सा मेथड है, लेकिन काम आया अपने को हाइट मेजर करने के लिए। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका ये जो मीटिंग है ये खत्म होने वाली है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।